5 बड़ी खबरें कौन सी होने वाली है, ये आपके सामने जानकारी हम रख रहे हैं। पहली बड़ी खबर, पशुपति पारस का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा, ये बिहार से एक बड़ा डेवलपमेंट। दूसरी बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो एक सीट मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं बिहार से, ये दूसरी बड़ी खबर। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां राज ठाकरे की विनोद तावड़े से मुलाकात है, उनके एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की भाभी का जेएमएम से इस्तीफा, तो परिवार की कला एक बार फिर से सामने आई है। पांचवी बड़ी खबर, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक आज होने वाली, एक एक डिटेल आपके सामने हम रखेंगे। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई है। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16 सीटों पर। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली है, जीतन राम मांझी को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट मिली है। बिहार में एनडीए में पूरे 40 के 40 सीट जीतने का लक्ष्य भी रखा गया है। बीजेपी ने चाचा और भतीजे में से भतीजे पर ज्यादा भरोसा जताया है। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीट दी है। एनडीए ने हाजीपुर सीट भी चिराग पासवान को दी है। चिराग पासवान को 5 सीट मिलने से रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस नाराज हैं। ऐसे में बड़ी खबर आ रही है, बता देते हैं आपको। सभी बड़ी खबरों पर हम बता दें, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ये देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है रुपेश कुमार, आनंद प्रकाश पांडे और आमोद राय। एक एक कर आप सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट से पशुपति पारस के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है उनकी तरफ से कह दिया गया है, मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है, आगे का फैसला बाद में तय होगा। कहना पशुपति पारस का, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, ये पशुपति पारस की ओर से कहा गया। हमें एक भी सीट नहीं दी, इसको लेकर पशुपति पारस पे नाराजगी तो थी, लेकिन बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त ये बड़ी खबर है, आपको बता दें पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। साथियों, कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी, वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। तो पशुपति पारस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे पशुपति पारस करने क्या वाले हैं, क्या कुछ वो कर सकते हैं। कुछ जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, फिर अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। बिहार में सीट बंटवारे से दरअसल पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में मोदी कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया है, बाकायदा बताया है मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया में शामिल हो सकते हैं पशुपति पारस। हालांकि ये भी कहा जा रहा है बिहार में अकेले भी चुनाव उनकी ओर से लड़ा जा सकता है। हाजीपुर से चिराग के खिलाफ लड़ सकते हैं, क्योंकि इसी सीट को लेकर सबसे ज्यादा अड़े हुए थे दोनों चाचा भतीजा। आरजेडी के 3 सीट के ऑफर को भी हाँ कह सकते हैं पशुपति पारस, ऐसे भी कयास लगाए जा सकते हैं। तो उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच में आमोद राय का रुख करना चाहूंगी। आमोद जी, अभी हमने सुना पशुपति पारस को नाराज भले ही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रगुजार हूं, इस बात पर जोर दिया, बताया कि कितनी लगन मेहनत से उन्होंने जब तक वो वहां रहे काम किया। देखिए, पशुपति पारस एक सीजन पत्रकार हैं, सीजन नेता हैं और उन्होंने जो भी निर्णय लिया है ये वो बखूबी जानते हैं कि इसका असर क्या हो सकता है राजनीति पर। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ संबंध उनका जैसा रहा है उसमें कोई कटुता ना आए, बीजेपी के साथ संबंधों में कोई कटुता ना आए, इसका वो भरपूर प्रयास करेंगे। और चाहे एनडीए छोड़कर भले ही इंडिया अलायंस में जाएँ या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें, लेकिन वो ये जानते हैं, चूँकि रामविलास पासवान का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही था कि
चाहे दूसरे दल में रहिए, लेकिन सामने वाले दल पे कभी भी तीखा हमला नहीं करते थे। तो आज उन्होंने जो किया वो ये बात थी। दूसरी बात कि रही बात कि उनको हिस्सेदारी नहीं मिलने की, बीजेपी लगातार कोशिश करती रही कि दोनों चाचा भतीजों में एका हो जाए, दोनों में आपसी सामंजस्य बैठ जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। बीजेपी ने उत्तराधिकार एक तरह से चिराग पासवान को दिया है, क्योंकि बीजेपी सर्वे पे विश्वास करती है। लोगों के बीच जाकर जब सर्वे किया गया तो बीजेपी ने पाया कि चिराग पासवान को ज़्यादा स्वीकारोक्ति है उनके काडर में, लिहाजा चिराग पासवान के लोगों को ज़्यादा तवज्जो मिली और जो पारस हैं उनको कहा गया कि चिराग से मनमुटाव को दूर करके आप चाचा भतीजा एक साथ रहें। तो ये संभव नहीं दिखा और इसलिए ये सारा प्रकरण जो अब तक दिख रहा है वो हुआ है। प्रतिमा जी, तो अगला कदम पशुपति पारस का क्या होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, माना यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के संपर्क में है पशुपति पारस। आज शाम पटना में लालू यादव से मुलाकात उनकी हो सकती है। पारस ने इंडिया से 6 सीटों की दरअसल मांग की है। आरजेडी 3 सीटें देने को तैयार है और नवादा पर बताया जा रहा है कि पेच फंसा हुआ है। हाजीपुर पारस को और समस्तीपुर प्रिंस राज को देने पर सहमति है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो पशुपति पारस का अगला कदम क्या हो सकता है, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब पशुपति पर कैसे चिराग भारी पड़े, इसको लेकर कुछ जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं, फिर अपने संवाददाताओं का एक बार फिर से रुख करेंगे। देखिए, 2019 में एलजेपी के 6 सांसद थे। अब जानकारी आपके सामने कि रामविलास पासवान की मौत के बाद पार्टी टूट गई। तमाम खबरें बिहार से सामने आई, जहां चाचा भतीजे के बीच खींचतान शुरू हो गई और दोनों अलग हो गए। इसके बाद आगे चाचा पशुपति पारस के साथ 6 में से 5 सांसद चले गए और ऐसे में एक बड़ा झटका था ये चिराग पासवान के लिए। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में उसके बावजूद सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते रहे, मीडिया में तमाम तरह के बयान देते रहे। 2020 के बिहार विधानसभा में चिराग पासवान बिना गठबंधन के चुनाव लड़े। ऐसे में चिराग पासवान के उम्मीदवार को 7% वोट मिला उस चुनाव में। रामविलास पासवान का पारंपरिक वोट चिराग पासवान के साथ है और इस बात को बीजेपी ने बखूबी समझा। 2024 में बीजेपी ने पारस से ज्यादा चिराग पर इसीलिए भरोसा जताया, जैसा कि आमोद बता रहे थे। चिराग पासवान एनडीए में शामिल, पार्टी को 5 सीट मिली है और उसमें खास तौर पर महत्वपूर्ण है हाजीपुर की सीट, वो भी चिराग पासवान के खाते में गई। यही हाजीपुर सीट है जिसपे चाचा और भतीजा दोनों अड़े हुए थे। अब रुपेश का रुख कर लेते हैं। रुपेश, चूंकि माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से भी उनकी बातचीत चल रही है, 3 सीटें देने को आरजेडी तैयार है, लेकिन अभी भी वो अपने लिए 6 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, पशुपति पारस ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, लेकिन फिलहाल वो एनडीए से अलग नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी है, जिस नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि उनका शुक्रगुजार हूं, उनकी हैसियत के हिसाब से उनका इज्जत करने या उनको सम्मान देने में कोई कोर कसर ना तो पीछे छोड़ी और ना ही आगे, क्योंकि उनके पास ये ऑफर था कि या तो वो राज्यसभा चले जाएं या फिर वो राज्यपाल बन जाए। ऐसे में पशुपति पारस खुद तो बच जाते, लेकिन पारस अब लड़ाई खुद को बचाने की नहीं बल्कि पार्टी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके ऊपर दबाव है, सूरजभान सिंह का दबाव है, चंदन सिंह का दबाव है, प्रिंस राज जो उनके भतीजे हैं उनका दबाव है। इंडिया से संपर्क में वो जरूर हैं, लालू प्रसाद यादव खेमे से भी संपर्क में हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से 3 सीट का उनको ऑफर बहुत पहले दिया गया था, लेकिन पशुपति पारस 3 सीट पर नहीं बल्कि उन सभी 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन सीटों पर लोजपा पिछले दफे चुनाव लड़ी थी। उसके बाद से दोनों चाचा भतीजे में टूट हो गई। पशुपति पारस खुद हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं, भतीजे को समस्तीपुर से, नवादा के जो सांसद है चंदन सिंह उनको वहाँ से लड़ाना चाहते हैं, लेकिन नवादा चूंकि भूमिहार बहुल सीट है और वहां से सीपी ठाकुर के बेटे को उतारने की तैयारी बीजेपी इस बार कर रही है और राजद वो परंपरागत यादव सीट रही है, वहां से किसी यादव उम्मीदवार को उतारेगी। लिहाजा नवादा सीट आरजेडी लोजपा को पशुपति पारस को देने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या मुफीद होता है कि पशुपति पारस पार्टी को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में 2 या सीट लेकर शामिल होते हैं या फिर पार्टी को बचाने के लिए सारे उम्मीदवारों को खड़ा करके इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं। लेकिन फिलहाल निगाहें उस पर भी टिकी होंगी कि लालू प्रसाद यादव से आज देर शाम पशुपति पारस जब पटना पहुँचते हैं तो जो मुलाकात करते हैं, ऐसे में उनकी जो मांग है कि वो 6 सीटें, अगर 6 सीटें इंडिया गठबंधन में मिलती हैं, जीतने के अलावा कम से कम वो अपनी पार्टी को बचा लेंगे, अपने 6 उम्मीदवारों को, अपने 6 सलारों को वो टिकट देकर संतुष्ट तो कर लेंगे। तो आज शाम पटना में होने वाली बैठक पे बहुत कुछ निर्भर करता है रुपेश, कुल मिलाकर ये समझने वाली बात है। आप देखिए, इस पूरे मामले पर जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उन्होंने भी कुछ कहा है, सुनिए।
एनडीए की सीट शेयरिंग कल हो गई। अब जिनका नहीं हो रहा है वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह तैयार है कि 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार में जीत हासिल। तो बिहार में एनडीए की जो सीट शेयरिंग हुई है उसमें 5 सीट मिलने पर चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है। बिहार में एनडीए सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, ये चिराग पासवान की ओर से कहा गया है। व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है, मैं आगे सारी चुनौतियों के लिए तैयार हूं, ये तमाम बातें चिराग पासवान की ओर से कही गई हैं। अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज़्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, एक सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। बहरहाल गंगा में से काफ़ी पानी अब बह चुका है, परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गई हैं। एक बात वो अक्सर कहते हैं, मैं मानता हूँ कि हकीकत भी वही है, व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। और आज समय ने अपनी ताकत दिखाई, समय ने न्याय किया और जस्टिस प्रिवेल किया। अब बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग की बात कर लेते हैं। तो एलजेपी रामविलास पासवान को जो 5 सीटें मिली है उसकी जानकारी भी आपके सामने हम रख देते हैं। वो 5 सीटें हैं वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। तो ये साफ हो चुका है कि इन 5 सीटों पर लड़ने वाली है चिराग पासवान की पार्टी। लेकिन पशुपति पारस कितना बड़ा चैलेंज हो सकते हैं ये समझना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी भी वो मान कर चल रहे हैं कि उनके लिए कुछ दरवाजे तो खुले हुए हैं। आनंद, ऐसे में कितना बड़ा चैलेंज पशुपति पारस को बीजेपी मान रही है, खासतौर पर क्योंकि जब बात चुनने की आई तो चाचा भतीजे में से बीजेपी ने भतीजे पर विश्वास जताया। जी बिल्कुल, बीजेपी ने ये मान लिया कि चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं और जो 6-7% पासवान वोट्स बिहार में है वो चाचा पशुपति के साथ नहीं बल्कि चिराग पासवान के साथ है। और यही वजह है कि बीजेपी ने हाजीपुर सीट भी उनको दी और साथ ही साथ उन्हीं को असली एलजेपी माना और चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी। लेकिन रही बात पशुपति पारस कितना बड़ा चैलेंज है, तो अगर पशुपति पारस जैसा कि पूरी तैयारी है, हाजीपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो चिराग के लिए मुश्किल जरूर हो सकती है, क्योंकि भले ही चिराग एनडीए में आ गए लेकिन जिस तरह से तल्ख उन्होंने बयानबाजी की है नीतीश कुमार के खिलाफ पिछले कई सालों में, तो उसको हो सकता है कि नीतीश कुमार भी कल को कोशिश करें चिराग पासवान को सबक सिखाने के लिए और साथ ही साथ आरजेडी और कांग्रेस उनके साथ रहेगी। तो जाहिर तौर पे चिराग के लिए पशुपति पारस हाजीपुर सीट पर जरूर मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा समस्तीपुर में जहाँ से प्रिंस पासवान सांसद है वहाँ से वो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। और इसके अलावा वो जो एक और सीट चाहते हैं वहाँ से भी जो चंदन सिंह के लिए, तो जाहिर तौर पर अगर पशुपति पारस को महागठबंधन पूरा समर्थन करता है, जिसके लेकर उनकी बातचीत चल रही है और ये भी इस बात की तैयारी है कि पशुपति पारस जो है अपनी ही पार्टी से अपने सिंबल चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी और कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी ताकि उनको सिंपैथी भी मिले। सिंपैथी इसलिए भी कि रामविलास पासवान जब जिंदा थे तो उन्होंने अपने बाद हाजीपुर से पशुपति पारस यानी कि अपने भाई को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था और लड़ाया भी था, यानी कि जीते जी वो अपनी विरासत इनको दे के गए थे। और पार्टी जो है वो संगठन जो है वो पशुपति पारस ही रामविलास पासवान के रहने के बावजूद भी लंबे समय से संगठन यही चलाते रहे, तो इनका असर है, इनको लेकर सिंपैथी होगी ये इनको लगता है। और जाहिर तौर पर हाजीपुर में वोट्स में तब्दील होती है नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा। मैं चाहूंगी आप सभी हमारे साथ बने रहें क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है। बिहार से ही सीट शेयरिंग से उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपके सामने, सिर्फ काराकाट सीट मिलने से कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। सुपौल या सीतामढ़ी सीट भी अपने लिए चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा। सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले बीजेपी नेतृत्व से नाराजगी जाहिर कर दी थी। तो कुल मिलाकर नाराजगी की जो खबरें लगातार सामने आ रही है उसमें एक और नाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो नाम है उपेंद्र कुशवाहा का। तो उपेंद्र कुशवाहा आखिरकार क्यों नाराज है, ये जानकारी भी आपके सामने रख दे। 2024 में बिहार में एनडीए में 2 सीट चाहते थे, काराकाट के अलावा सुपौल या सीतामढ़ी में से कोई एक सीट और चाहते थे अपने लिए। 2014 में एनडीए के साथ 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे। 2014 में सभी 3 सीटों पर चुनाव जीती थी आरएलएसपी। 2019 में महागठबंधन के साथ 4 सीट पर लड़े थे। 2019 में काराकाट, उजियारपुर 2 सीटों पर खुद लड़े थे। तो कुल मिलाकर अपने लिए सीटों की मांग उपेंद्र कुशवाहा ने भी की।
मिली उन्हें एक ही सीट, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें एक से ज़्यादा सीट मिलेगी। बिहार में कुछ सीटें बदली गई हैं, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि वो लोकसभा सीट 2019 में किस पार्टी के पास थी और 2024 में किसके खाते में आई है। तो शिवहर सीट की बात करें तो इसमें जो बदलाव है वो आपको बता रहे हैं। 19 में ये सीट बीजेपी के पास थी, 2024 में अब ये जेडीयू के पास है। लवली आनंद लड़ सकती हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। बात गया सीट की कर लें तो 2019 में ये जेडीयू के पास थे, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में जीतन राम मांझी हमको ये सीट मिली है और खुद जीतन राम मांझी ही इससे चुनाव लड़ सकते हैं। काराकाट की बात करें 2019 में ये सीट जेडीयू के खाते में थी और इस बार उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है, वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। नवादा सीट की भी बात कर लेते हैं तो ये 2019 में एलजेपी के पास थी, 2024 में इसमें बीजेपी के सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये कुछ बदलाव इस बार देखे जा रहे हैं। रुपेश का मैं रुख करना चाहूंगी। रुपेश, अब उपेंद्र कुशवाहा की जो नाराजगी है वो कितनी बड़ी है? क्या इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा, उन्हें मना लिया जाएगा, या फिर कोई मुसीबत उपेंद्र कुशवाहा भी खड़ी कर सकते हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कोई मुश्किल वोट बैंक के रूप में खड़ी नहीं कर सकते हैं। उनकी नाराजगी के कंसिक्वेंसेस क्या क्या होंगे यह भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और खुद उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है कि उनकी नाराजगी क्या इस हद तक बढ़ सकती है कि वो एनडीए छोड़ दें, महागठबंधन की तरफ आ जाएं या फिर अकेले चुनाव लड़ लें। क्या उनकी इतनी हैसियत है वोट बैंक के रूप में? वो इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को यह खुद पता है कि 2014 में जब वो एनडीए के साथ होकर लड़े तो 3 सीटें उन्हें मिली थी और तीनों के तीनों यानी कि 100% उनका जो है वो जीत का रेशियो रहा। लेकिन 2019 में जब वो अलग हुए 5 सीटें उन्हें मिली थी, 2 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़े थे, काराकाट से और उजियारपुर से, लेकिन संसद का मुंह नहीं देख पाए थे। उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं को तो छोड़िए जिनको टिकट मिला, खुद उपेंद्र कुशवाहा भी आज तक अभी फिलहाल इसमें सांसद नहीं है, 2 जगह से चुनाव लड़ने के बावजूद। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को ये पता है कि अगर काराकाट सीट उन्हें मिली है तो कम से कम मोदी की गारंटी लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर महागठबंधन की तरफ जाते हैं, अगर उनको 3, 4, 5 सीटें मिल जाती हैं तो क्या 2019 का हश्र नहीं होगा? क्या वो खुद 2 जगह से अगर चुनाव लड़ते हैं बावजूद इसके क्या वो संसद तक पहुंच पाएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि नाराज होने के बावजूद उनके जहन में जरूर ये बातें चल रही हैं। चाहे वो और भारतीय जनता पार्टी ने जो आकलन किया है, चाहे वो पारस का आकलन हो, जीतन राम मांझी का आकलन हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा का आकलन तो सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ एनडीए में सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला तय हुआ है, फाइनलाइज हुआ है। और ऐसे में एनडीए बिहार में सीट बंटवारे पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह का भी बयान सामने आया है। नीतीश कुमार इस बार छोटे भाई की भूमिका में है, कहना है शक्ति सिंह का। बीजेपी ने दबाव की राजनीति खत्म की, महागठबंधन में काम मजबूती से चल रहा है, बिहार में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, ये भी उनकी ओर से कहा गया। नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने इस बार छोटे भाई की भूमिका दी है और दबाव की राजनीति को समाप्त किया है कि आप छोटे हैं, छोटे रहिए। महागठबंधन 1 से 2 दिनों में कौन सीट पर कौन लड़ेगा, किस घटक दल को कितनी संख्या में सीट मिलेगी, सभी चीजें पीपल डोमेन में आ जाएगी। आंतरिक तौर पर महागठबंधन में सभी काम मजबूती से चल रहा है जमीन स्तर तक। आइए बिहार के बाद अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां कुछ ही देर में अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात होगी। राज ठाकरे और विनोद तावड़े की मुलाकात हुई, दिल्ली के ताज होटल में इन दोनों के बीच मुलाकात हुई है। राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने पर यह बातचीत हुई है और महत्वपूर्ण यह है कि अमित शाह से भी राज ठाकरे की मुलाकात होगी। तो राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं और इसी के लिए बातचीत का सिलसिला, बातचीत का दौर जारी है। राज ठाकरे और विनोद तावड़े की मुलाकात हो गई है। बताया जा रहा है कि अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात होगी। तो सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे एनडीए में आएंगे? लोकसभा चुनाव की आहट है, ऐसे में बीजेपी के सीनियर नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। जानकारी है कि अमित शाह और जेपी नड्डा से भी राज ठाकरे की मीटिंग होगी। एमएनएस ने महाराष्ट्र में 2 सीटों की मांग की है, एक सीट दक्षिण मुंबई और दूसरी सीट शिरडी की मांगी गई है। डिप्टी सीएम फडणवीस भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर भी दिल्ली में ही हैं। तो राज ठाकरे से जो मुलाकात हो रही है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की, उसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मामला जो है वो पूरी तरीके से सेट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी बात बनती हुई नजर आ रही है कि नहीं। सुमन का हम रुख करना चाहेंगे, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुमन, बताइए, जिस तरीके से मुलाकात का दौर चल रहा है, माना जा रहा है कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे, बात बनती हुई नजर आ रही है क्या?
बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ठीक 11 बजे के करीब बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े पहुंचे, जो महाराष्ट्र से ही हैं, और तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा जो मुलाकात है दिल्ली के इसी ताज मान सिंह जो होटल जहां राज ठाकरे कल रात से रुके हुए हैं, तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट की मुलाकात इन दोनों के बीच दिल्ली के ताजमहल होटल में हुई। और उसके बाद एक ही गाड़ी में राज ठाकरे, उनके बेटे अमित ठाकरे और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े अब से कुछ ही मिनट पहले यहां से निकले हैं। तो जिस तरीके से अमित शाह से मुलाकात होनी है, पार्टी के अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी लोगों से मुलाकात होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से 1 घंटे से ज्यादा की मुलाकात विनोद तावड़े से हुई है, वो माना जा रहा है कि इस मीटिंग से पहले जो तमाम मुद्दे हैं, जो बातचीत है, उसको एक तरीके से सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और विनोद तावड़े आए, कैमरे के सामने उन्होंने नहीं बोले, लेकिन मुस्कुरा के इशारों में कह गए कि सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए, दक्षिण मुंबई की जो सीट है, लोकसभा की सीट, वो तो मनसे की तरफ से मांगा जा रहा है। और एक जो सूत्र बता रहे हैं कि एक और सीट है जिस पे राज ठाकरे की नजर है, वो शिरडी की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो बातचीत होती है उसमें क्या निकल के आता है। लेकिन तो कई महत्वपूर्ण मुलाकात आज होनी है, इसी के लिए राज ठाकरे दिल्ली में मौजूद है, जैसा कि सुमंत बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि राज ठाकरे को शरद पवार गुट की ओर से भी ऑफर दिया गया है। रोहित पवार ने इंडिया में आने की अपील की है राज ठाकरे से। रोहित पवार ने कहा है महाशक्ति से लड़ने के लिए साथ आए। शरद पवार के पोते हैं रोहित पवार, जिनकी तरफ से ये बातें कही गई। राज ठाकरे साहेबांना मी विनंती करतो की आज लोकांना लढणारी लोक पाहिजे। आज जो कोणी महाराष्ट्र धर्मासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी, सामान्य लोकांच्या वतीने ह्या महाशक्तीच्या विरोधात जो लढेल तो लोकांच्या मनामध्ये बसणार आहे। त्यामुळे आज लढाईची परिस्थिती असताना भाजप बरोबर न जाता आपण एकत्रित येऊन लढलं, आणि ते सुद्धा महाराष्ट्राच्या बाजूने लढणं हे फार महत्त्वाचं आहे। आइए रुक कर लेते हैं आमोद राय का ज्यादा जानकारी के लिए। आमोद, दिल्ली में राज ठाकरे की मौजूदगी और बड़े नेताओं से मुलाकात, क्या माना जाए, क्या ये फाइनलाइज हो जाएगी पूरी बातचीत? जिस तरीके से अपने लिए 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, क्या वो मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है आपको? निश्चित तौर पे मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कहा जाता है कि ठाकरे दूसरे शहर में बातचीत के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन राज ठाकरे इस बात को हमेशा झूठा करार देते हैं। खास करके बीजेपी नेताओं से मिलने की जब बात आती है तो एक बार वो गुजरात भी गए थे और आज दिल्ली भी मौजूद है। कल रात जब से आए हैं तब से ये चर्चा है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। गृह मंत्री के साथ अब उनकी मुलाकात शुरू हो गई है। और इससे पहले 1 घंटा पहले जब विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात हुई थी तो निश्चित तौर पे बातचीत वो हुई होगी जो सीट वो चाहते हैं। और सीट वो चाहते हैं, 2 महत्वपूर्ण सीट चाहते हैं, जैसा कि सारे लोगों को पता है कि दक्षिणी मुंबई की सीट वो चाहते हैं और साथ ही शिरडी या नासिक में से कोई एक सीट चाहते हैं। बीजेपी ने दक्षिणी मुंबई सीट देने का मन बना लिया है। वहाँ से राज ठाकरे के उम्मीदवार को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से बीजेपी के सिंबल पे ही उनके उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की कोशिश कराएगी बीजेपी। अगर नहीं ऐसा होता है तब राज ठाकरे के सिंबल पे भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि राज ठाकरे का उम्मीदवार होगा लेकिन सिंबल बीजेपी का होगा और उस पर मुंबई में बात जो चुनाव दक्षिणी मुंबई में चुनाव उनका उम्मीदवार लड़ेगा उस पर बात आज तो मुलाकात जो होने वाली है उसमें बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच सकती है, इसके संकेत मिल रहे हैं। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि बड़ी खबर झारखंड से भी इस बीच सामने आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले सोरेन फैमिली में एक बार फिर से तनाव की खबरें सामने आ रही है। हेमंत सोरेन की भाभी का जेएमएम से इस्तीफा हो गया। जेएमएम विधायक सीता सोरेन का इस्तीफा हुआ। इस वक्त ये बड़ी खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सोरेन फैमिली में एक बार फिर से तनाव की ये खबरें। हेमंत सोरेन की भाभी है सीता सोरेन, जिन्होंने इस्तीफा दिया। दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, जिन्होंने झारखंड में न जाने कितने संघर्ष किया और उनके संघर्ष का उनका बहुत योगदान है इस पार्टी में, उन्हें इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर वो अपने विरोधियों, हम लोगों के विरोधियों के बहकावे में आ गई हैं तो मुझे लगता है कि वो खुद अपना नुकसान करेंगे। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर सामने आ रही है, जिस पर सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मैनिफेस्टो पर मुहर लग जाएगी। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां 25 गारंटी वाले मैनिफेस्टो पर इस वक्त सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है, जिस पर चर्चा की जा रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर
मैनिफेस्टो को फाइनलाइज किया जाना है। 25 गारंटी वाला ये मैनिफेस्टो कांग्रेस का। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में 25 गारंटी की बात की जा रही है, जिसे 5 वर्गों में बांटा जाएगा। तो जानकारी आपके सामने, 5 वर्गों में बांटी जाएगी कांग्रेस की 25 गारंटियां। और जानकारी है कि जिसमें हिस्सेदारी, किसान, युवा, नारी, श्रमिक, न्याय नाम से गारंटी होंगी, जिन्हें 25 गारंटी में बांटा जाएगा। सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना कराने का वादा कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में। युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान 1 लाख रुपए देने का वादा इस घोषणा पत्र में। इसके अलावा केंद्र सरकार में खाली 30 लाख पदों को भरने का वादा भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में। SC, ST, OBC के आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा भी किया जा रहा है। जल, जंगल और जमीन का कानूनी हक देने का वादा भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा। पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाने का वादा एक बड़ा मुद्दा रहा है अलग अलग राज्यों में। ये गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख देने की गारंटी भी कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में। स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक MSP का वादा, यानी किसानों के लिए भी एक बड़ा वादा, एक बड़ा फैसला यहां पर लिया जा सकता है। कुमार विक्रांत इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। ये माना जा रहा है कि CWC की बैठक में जो चर्चा हो रही है उसमें इस पर फाइनल मुहर लग जाएगी। ये बहुत व्यापक इसे कहा जा सकता है कांग्रेस का घोषणा पत्र है, जिसमें कई अहम मुद्दों को छूने की कोशिश की जा रही है। जी, जैसा आपने 25 गारंटियां बताई, इसके अलावा अगर अहम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी चुनाव कराने का भी वादा है। इसके साथ साथ सबसे अहम बात है सच्चर कमेटी। याद करिए कि सच्चर कमेटी यूपीए सरकार के दौरान बनाई गई थी, मुस्लिमों की हालत को देखते हुए, अल्पसंख्यकों की हालत को सामने लाने के लिए। और उस कमेटी ने कहा था कि जो माइनॉरिटीज़ की हालत है वो दलितों से भी बदतर है, तो उसने सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव, ड्राफ्ट जो घोषणा पत्र है उसमें कहा गया है। तो ये दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की CWC उस पर भी मुहर लगाती है। ये सारी चीज़ें अंदर चर्चा हो रही है। सोनिया गांधी, खड़गे मौजूद हैं और सूत्रों ने ये बताया कि खड़गे ने साफ तौर पर अंदर कहा है कि 2024 का चुनाव 2004 की तरह का होगा। और जैसे आज की मोदी जी की गारंटियां हैं, PM की गारंटी को बात की जा रही है, वैसे ही इंडिया शाइनिंग मोमेंट साबित होगा 2024। तो इस माहौल में चर्चा चल रही है। तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं चर्चा के, और अब माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में बैठक समाप्त होगी, तब बाकी तस्वीर सामने आएगी। विक्रांत, अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश भी इस घोषणा पत्र के जरिए की जा रही है। ये साफ हो रहा है, युवाओं पर टारगेट है, नारी को लेकर वादे की बात कही जा रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर किसान भी है। जहाँ स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक MSP के वादे की जो बात कही गई थी उसे लागू करने का भी वादा इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस कर रही है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैलियों में घोषणा की है कि MSP की कानूनी लीगल गारंटी हम देंगे। कांग्रेस लगातार ये कहती आई है कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और वो कमेटी के अध्यक्ष थे, उस कमेटी ने, मोदी जी की जो कमेटी थी, उसने कहा था कि लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। तो जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी तो उन्होंने क्यों नहीं दी? इस सवाल को उठाते हुए अब कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में ये वादा करने जा रही है कि हमारी अगर सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो MSP की लीगल गारंटी दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विक्रांत। आप लगातार नजर बनाए रखें। इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ा अपडेट ये कि अमित शाह से मुलाकात करने के लिए राज ठाकरे पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, राज ठाकरे की इससे पहले विनोद तावड़े के साथ मुलाकात हुई थी। माना यह जा रहा है कि जो ये मुलाकात अमित शाह के साथ होनी है उसके बाद लगभग स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या राज ठाकरे NDA में शामिल हो रहे हैं। अपने लिए 2 सीटों की मांग बताया जा रहा है कि राज ठाकरे कर रहे हैं। दक्षिण मुंबई और इसके अलावा शिरडी की सीट की मांग की जा रही है, जहां से MNS चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हुआ है। दुकानदार के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। आपको हमने वो तस्वीरें दिखाई थी जहां भजन बजाने पर दुकानदार को कुछ लोगों ने पीट दिया था। ये तस्वीरें आपके सामने है। पीड़ित दुकानदार के समर्थन में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दुकानदार के समर्थन पे अब सड़क पर उतर आए हैं हिंदू संगठन। जहां पर ये तस्वीरें सामने आई थी, बेंगलुरु से कुछ लोगों ने घेर कर एक दुकानदार को पीटना शुरू कर दिया था। इसके बाद इस पूरे मामले पर जोरदार हंगामा हुआ था। बताया जा रहा है कि जो हिंदू संगठन है वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं दुकानदार के समर्थन। तो भजन बजाने पर दुकानदार को पीटने का जो आरोप था, उसके बाद ये तस्वीरें सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, हिंदू संगठन के तमाम कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए हैं दुकानदार के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए।
तो यहाँ बजरंगबली की जय के नारे साफ तौर पर गूंज रहे हैं। बड़ी तादाद में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं दुकानदार के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। ये तस्वीरें बेंगलुरु से सामने आई थी जहाँ पर बताया जा रहा है कि अजान का वक्त था और उसी वक्त दुकानदार हनुमान चालीसा बजा रहा था, जिसको लेकर कुछ लोगों ने उसे दुकान से बाहर लाकर सड़क पर घसीटकर उसकी पिटाई कर दी। वजीउल्लाह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। वजीउल्लाह, ये बताइए ये प्रदर्शन ये कब शुरू हुआ है, क्या मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है जो सड़कों पर उतरे? कल जब एमपी तेजस्वी सूर्या कल आए थे और विक्टिम से जब मिले थे तो उन्होंने ही ये घोषणा की थी कि अगर 6 के 6 अपराधी अरेस्ट नहीं हुए इस मामले में तो एक बड़ी सी प्रोटेस्ट की जाएगी नगरतपेट से जहां ये घटना हुई थी। तो आज आप देख सकते कई हिंदू संगठन और एसोसिएशन के लोग और दुकानदार वहां इकट्ठा हुए हैं और उनकी यही डिमांड है कि जो एक और आरोपी बाकी है उसकी भी अरेस्ट हो जाए। और इसी के मामले चलते हुए कई अन्य बीजेपी लीडर्स भी उधर आए हैं। पुलिस अभी मामले की को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपने भी कहा विजुअल्स में, जय श्री राम और जय हनुमान के नारे भी लगाए जा रहे हैं उधर। तो पुलिस प्रेजेंस को बढ़ाई गई है। उसी तरफ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सरकार अभी ये कह रही है कि वहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल के वो लड़के को पीटे हैं। तो इसे एक पॉलिटिसाइज किया जा रहा है बीजेपी लीडर्स की वजह से। और शोभा करंदलाजे को भी डिटेन भी कर दिया गया है। उन्होंने अभी शी वाज द नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी की कैंडिडेट थी बीजेपी की और वो वहां पहुंची थी अभी घटना स्थल पे और पुलिस ने उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर दिया क्योंकि उनकी वजह से उनका कहना था कि माहौल में टेंशन ज्यादा हो रहा था। तो इसी कारण से शोभा करंदलाजे को भी अभी डिटेन कर दिया गया है। लेकिन ये जो शॉपकीपर्स ओनर्स है ये अभी फिलहाल एक और बंदे की अरेस्ट की मांग कर रहे हैं क्योंकि टोटल 6 आरोपी थे जिसमें 5 लोगों की अरेस्ट हुई है, जिसमें सुलेमान, शाहनवाज, रोहित, जहीद और तरुण नामक युवक को अभी फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट किया है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वजीउल्लाह बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में अभी एक शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है, 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए और इसी को लेकर ये संगठन सड़कों पर उतर आया है और जोरदार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां बेंगलुरु में दुकानदार की पिटाई पर जोरदार हंगामा हो रहा है। पीड़ित का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। सर, मैं बोलना चाहूंगा, अगर मेरे को संडे जो घटना हुई उसमें अगर मुझे कुछ ज्यादा हो जाता, मैं मर जाता तो कौन जवाबदारी लेता था। अभी ऐसा इस बचाव में आए हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई तो ऐसा है, कोई तो हाथ उठाने वाला ऐसा है तो ऐसा। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है जहां ईडी के दावे पर आम आदमी पार्टी की ओर से जवाब दिया गया है। केजरीवाल को लेकर लगातार यहां सियासत हो रही है। अब बता दें ईडी की प्रेस रिलीज पर आम आदमी पार्टी का जोरदार हमला। क्या ईडी कोई राजनीतिक पार्टी है? आतिशी की ओर से ये कहा गया क्या ईडी प्रेस रिलीज जारी कर सकती है? ये भी कहा गया है बीजेपी का हथियार बन गई है ईडी, तो केजरीवाल से डर रही है बीजेपी। ये तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों रही है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वो भी ऐसे आरोप को लेकर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। तो ये जो प्रेस रिलीज इशू करना है एक तथाकथित स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा एक ऐसे आरोप पर जो ऑलरेडी खारिज हो गया है, इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर पूरे देश में, पूरे विपक्ष में किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और अब वो ईडी नामक इस राजनीतिक हथियार का प्रयोग करना चाहते हैं चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए। और यही माहौल बनाने के लिए ईडी ने इस प्रेस रिलीज को जारी किया है।
तो ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी हमलावर है तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है बीजेपी की ओर से, सीधा रुख करते हैं कि पुलिंदे आपके सामने आज हम खोलेंगे। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 9 समन 18 बहाने, 9 समन 18 बहाने। आप याद करिए, जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था? दिवाली है। जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था? गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था? मैं विपश्यना करने गया हूं। चौथा समन आया तो बहाना क्या था? असेंबली चल रही है। पांचवा समन आया तो बहाना क्या था? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। मैं कैसे आ जाऊं जी, मुझे तो भाषण करना है। 9 समन 18 बहाने, मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे कोर्ट में तो इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया, फिर किस आधार पर ईडी हमें बुला रही है, फिर किस आधार पर जांच एजेंसी समन भेज रही है? ये जो पहला प्रश्न है, क्या कोर्ट ने इन समन्स को खारिज किया है? जो बार बार आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जो बार बार कह रहे हैं कि ये समन्स इल्लीगल है। आर दे इल्लीगल? क्या ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है? चलिए पर्दाफाश किया जाए। यह दस्तावेज है। दस्तावेज क्या कहती है? क्या दस्तावेज है? ये समन्स इल्लीगल है, इन पर रोक लगाया जाए, इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल जी राउज एवेन्यू के कोर्ट में गए थे। इन द कोर्ट ऑफ मिस दिव्या मल्होत्रा, ACMM 01, राउज एवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, न्यू दिल्ली। ये पहला डिस्प्ले में आपके सामने कर रहा हूं। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है, ये 7 फरवरी 2024 का है। स्पष्ट रूप से उसमें शुरू होता है, दिस इज अ कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन 200 of the Code of Criminal Procedure 1973, by way of this order, I shall decide whether there is sufficient material for taking cognizance of the offense under section 174 of the Indian Penal Code 1860 and the grounds for proceeding against the proposed accused मिस्टर अरविंद केजरीवाल। कोर्ट में क्या कहा गया? कोर्ट में कहा गया, केजरीवाल जी ने जाके कहा कि जो ईडी ने समन भेजा था वो गैर कानूनी है और इसको विड्रॉ कराया जाए, ये ठीक नहीं है। तो कोर्ट में जज साहिबा क्या कहती है कि ये जो कंप्लेंट आया है, कंप्लेंट क्या आया है कि गैर कानूनी है, विड्रॉ किया जाए। मैं इस पे अभी दस्तावेजों के आधार पर स्टडी करके अपना जजमेंट दूंगी। और सेक्शन 174 क्या होता है? सेक्शन 174 होता है कि यदि कोई जांच एजेंसी आपको समन करे और आप उस समन का सम्मान न करें तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यह सेक्शन 174 है। तो केजरीवाल जी ने कहा मेरे पे कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि मैं तो राजा हरिश्चंद्र जी हूं और मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता हूं, और इसलिए ये सब फर्जी बातें हैं। मगर यहां एक्यूज्ड के नाम से जज साहिबा ने उन्हें संबोधित किया और कंक्लूजन में जब जजमेंट दिया, मैं वो पन्ना आपको दिखा रहा हूं और पढ़ के सुना रहा हूं। क्या कहा गया कंक्लूजन में? 13 नंबर पैराग्राफ में, टू सम अप from the contents of the complaint and the material placed on record, prima facie offense under section 174 of the IPC 1860 is made out and there are sufficient grounds for proceeding under section 204 of the। तो बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि ईडी के समन पर पेश ना होना पड़े इसलिए अरविंद केजरीवाल बहाने बना रहे हैं, लेकिन ये बहाने आप नहीं चलेंगे।
रुक रहे एक छोटे से ब्रेक।